हेलो दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। दरअसल मेरी माँ नहीं थी। जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तब वह मुझे जन्म देते ही भगवान के पास चली गई। तब उस समय मैं बहुत छोटी थी। मेरे बाप ने मुझे मेरी नानी के घर भेज दिया, लेकिन जब मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही तब मेरा बाप मुझे वापस अपने साथ ले आया। मैं बिन माँ की बच्ची थी और मेरा बाप तो हर समय सिर्फ दारू और नशे में ही डूबा रहता था। मेरे बाप ने मुझे एक औरत को बेच दिया था। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे बाप को दारू के लिए शायद पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक औरत को मुझे 10,000 रुपए में बेच दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे बाप ने मेरा हाथ उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि बेटा, अब यही तुम्हारी माँ है और मैं अब तुम्हारा कोई भी नहीं, और मैं तुमसे मिलने अब कभी नहीं आऊँगा। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाई थी। बस मैं अपने बाप के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट देखकर चुप हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बाप मुझे छोड़कर खुश है या फिर नोट पाकर खुश है। खैर, उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मैं यह सब बात समझ नहीं पाई थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैं यह सब बात समझ चुकी थी कि आखिर मेरे बाप के चेहरे पर उस समय मुस्कान क्यों थी। वह 10,000 जो उसे मेरे बदले में मिले थे, उसे पाकर वह बहुत खुश था। इसलिए मेरे बाप को उस समय मुझे छोड़ने का कोई गम नहीं था और रुपया मिलने की खुशी थी। मेरे बाप ने मुझे एक कोठी पर एक औरत को बेच दिया था और इस कोठी में जो औरत है वही मेरी मालकिन है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, अब तुम्हें इसी घर में रहना है और अब तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहोगी। उन्होंने बड़े प्यार और दुलार से मुझसे पूछा, बताओ बेटा, हमारे साथ रहोगी? मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर मेरा बाप मुझे अकेले छोड़कर चला गया। मेरे बाप ने एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा कि मैं रो रही थी या खुश थी। मेरा बाप नोटों की गड्डी अपने जेब में रखते हुए हंसता हुआ मुझे छोड़कर अकेले चला गया। तभी मालकिन ने कहा कि तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर क्या काम करना है? मैंने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता माँ जी। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पूरे घर का काम करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दूंगी। वह मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाकर ऐसे बोल रही थी कि मैं उनकी बात सुनकर खौफज़दा हो गई थी और डर गई थी। उन्होंने बोला कि तुम जानती हो मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैंने बोला, हाँ, आप मेरी माँ जी हो। मेरे पापा ने बताया है। उसने बोला, मैं तुम्हारी कोई माँ जी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और अब से तुम मुझे मालकिन ही कहोगी। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए हामी भर दी। मालकिन ने मुझे घर के सारे काम बताए। मैं बहुत छोटी थी, मुझसे घर के सारे काम हो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने घर के सब काम किए और काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं इतना थक चुकी थी कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक कटोरा था। उस कटोरे में 2 रोटियां पड़ी हुई थी और थोड़ी सी सब्जी थी। काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने वह सब्जी और रोटी खा ली। तभी मालकिन आ गई और उन्होंने कहा कि क्या तुमने रात को खाना नहीं खाया था? तुम भूखी ही सो गई। मैंने बोला, मालकिन, काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सो गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मेरी मालकिन एक बहुत ही सख्त औरत थी, जो कि देखने में भी उतनी ही भयानक लगती थी। मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती थी। उन्होंने मुझे कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुझे तो घर के बर्तन ही मांजने हैं और घर के कामकाज ही करने हैं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी। इसलिए मेरी मालकिन ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा और ना ही मुझे घर पर पढ़ने दिया, इसलिए मैं अनपढ़ ही रह गई। वह मुझे हर समय ताना मारती रहती और हर समय मुझसे काम करवाती रहती। मैं सोचती थी काश मेरी माँ जिंदा होती तो
आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई ना था। मैं खुद ही रोती और खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी मालकिन ने मुझे एक बहुत ही मोटे सेठ को बेच दिया और कहा कि अब तुम उनकी अमानत हो। सेठ जी ने मेरी मालकिन को एक सूटकेस पकड़ाते हुए बोला कि यह लो, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। मालकिन ने मुझे उस सेठ को 20 लाख रुपए में बेच दिया था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर मेरी मालकिन मुझे क्यों बेच रही है। आखिर मैं सारी ज़िंदगी अपनी मालकिन के घर में क्यों नहीं रह सकती। मालकिन से मैंने पूछा कि मालकिन, आप मुझे क्यों बेच रही हो? तो मालकिन ने कहा, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरी काम वाली मिल गई है, इसलिए अब मैं उसको अपने घर पर रखूँगी और तुम अब इन सेठ जी के घर पर रहोगी और यह जो भी तुमसे काम कहे तुम्हें वह सब करना होगा। मैं चुप हो गई और मैंने कुछ नहीं बोला और सेठ जी के साथ चली गई। सेठ जी रास्ते भर कुछ नहीं बोले, मैं भी बस बाहर का रास्ता देखती रही। मैंने देखा कि सेठ जी बार बार मुझे तिरछी नज़र से देखे जा रहे थे और पता नहीं उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब मैं उनकी हवेली पर पहुंची तो मैंने देखा उनकी हवेली तो बहुत ही बड़ी थी। उनकी हवेली देखकर तो मैं चकरा ही गई थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी बड़ी हवेली नहीं देखी थी। सेठ जी ने बोला, चलो अंदर चलो। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे तो होश ठिकाने ही नहीं आ रहे थे। अंदर से तो हवेली और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अंदर तो बहुत सजावट हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हो, क्योंकि शादी का मंडप सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी की शादी होने वाली है। मैंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी किसी की शादी होने वाली है? तो सेठ जी ने कहा कि थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा, लगता है सेठ जी के घर में शादी है तो नौकरानियों की कमी पड़ रही होगी, इसलिए सेठ जी ने मुझे नौकरानी का काम करने के लिए खरीदा होगा। इतनी बड़ी हवेली है, इनके लिए तो कम से कम 50 नौकरानियों की ज़रूरत पड़ती होगी। तभी मेरी तरफ इशारा करते हुए सेठ जी ने एक औरत को बुलाया। शायद वह इस हवेली की नौकरानी थी। उससे सेठ जी ने कहा कि जाओ तुम इसे कमरे में ले जाओ। फिर मुझसे कहा कि जाओ तुम आराम कर लो और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम बाहर आ जाना। सेठ जी ने एक और नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा, जो भी ये लड़की मांगे उसको दे देना और इसको भूख लगी होगी तो इसको खाना और ज़रूरत का सामान दे देना। फिर सेठ जी ने दोबारा मुझसे कहा कि तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा दूंगा, तुम वही कपड़े पहन लेना और खाना खा लेना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या काम करना है। इतना बोलकर सेठ जी आगे की तरफ चल दिए। मैंने देखा कि वह एक औरत से बहुत धीरे धीरे आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे। देखने में तो वह औरत उनकी बीवी लग रही थी, यानी कि वह सेठानी लग रही थी। मैंने सोचा कि लगता है सेठानी को बता रहे होंगे कि मैं नई काम वाली ले आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि उनके घर में तो पहले से ही इतनी नौकरानियाँ मौजूद है, फिर इन्हें एक और नौकरानी की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए इतनी नौकरानियाँ कम पड़ रही होगी, इसलिए नई नौकरानी का इंतज़ाम कर रहे होंगे, इसलिए मुझे ख़रीदा है। इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में चली गई और कमरे में जाकर मैं नहा धोकर तैयार हो गई। सेठ जी ने मुझे इतने सुंदर कपड़े दिए थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले ऐसे कपड़े पहने भी नहीं थे। आज मैंने पहली बार अपने जीवन में इतने सुंदर कपड़े पहने थे, जिन्हें पहनकर मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस कमरे में मेरे तैयार होने की हर एक चीज़ थी, जो चीज़ मैंने आज तक देखी तक नहीं थी, वह सब सामान उस कमरे में मौजूद था। मुझे उस नौकरानी ने कहा कि अगर तुम्हें यह सब सामान इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मैंने बोला, ठीक है, आप मुझे तैयार कर दो। उसने मुझे बड़े ही सलीके से तैयार कर दिया। मुझे तो आईने में देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। वैसे तो मैं थी बहुत खूबसूरत, लेकिन जब मैंने इतने महंगे कपड़े पहने और इतना महंगा मेकअप किया तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं इस घर में काम करने वाली हूँ, बल्कि मुझे देखकर
तो लग रहा था जैसे मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। उस दूसरी नौकरानी ने मुझे खाना दिया। मैंने वह खाना खा लिया। मैं अपने जीवन में पहली बार ही इतना स्वादिष्ट खाना खा रही थी। मुझे तो कई व्यंजनों के नाम तक नहीं पता थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसी बदनसीब को इतना अच्छा खाना कभी मिल भी सकता था। खाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगी कि सेठ जी कब आएंगे और मुझे मेरा काम समझाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि घर में बहुत से मेहमान आने शुरू हो गए थे। तभी सेठ जी मेरे कमरे में आए और उनके हाथ में दुल्हन का जोड़ा था। उन्होंने मेरी तरफ दुल्हन का जोड़ा बढ़ाते हुए कहा, ए लड़की, ये कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं तो हैरान हो गई कि मेरी शादी कैसे हो सकती है और वह मेरी शादी करने वाले कौन होते हैं। मैं उनके घर में काम करने के लिए आई थी, मगर मुझे यह तो नहीं पता था कि मैं उनके घर में शादी करने आई थी, और यह भी नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हो रही थी। लेकिन यह भी सोचने वाली बात थी कि कोई अनजान इंसान कैसे मेरी शादी करवा सकता है। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी सेठ जी ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है। फिर मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं और आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, और आप तो मुझे यहाँ काम के वास्ते लाए हैं, फिर यहाँ मेरी शादी कैसे हो रही है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। उसके बाद ही मैंने यह फैसला लिया है, और मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन में बेच दिया था। तब से तुम उस लालची औरत के यहाँ काम करती रही हो। उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया भी नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया। और लड़की, मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी गुलाम हो। मैं चाहे तुमसे जो भी करवा सकता हूँ और तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सेठ जी की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं डर गई और बिल्कुल चुप हो गई। फिर मैंने सोचा कि सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यह मुझे खरीद कर लाए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इनकी गुलाम हूँ। मुझसे ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, चाहे वह घर का काम हो या फिर शादी ब्याह, जो भी कुछ हो, मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। ना तो मेरे पास कोई दूसरा घर था और ना ही मेरा कोई और ठिकाना। इसलिए यह जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं। इन्होंने उस औरत को पूरी कीमत दी है मेरी, इसलिए मैंने उनके आगे कुछ नहीं पूछा। बस दुल्हन का जोड़ा पहनकर मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ औरतें मेरे कमरे में आईं और मुझे अपने साथ बाहर ले गई। मैंने मंडप पर देखा तो मेरा दूल्हा बैठा हुआ था। वह देखने में ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह हरकतें ही ऐसे कर रहा था। कभी वह फूल उठा रहा था, तो कभी ताली बजा रहा था, कभी हंसता, तो कभी अचानक से ही एक ऐसा चेहरा बना लेता जैसे वह किसी से डर रहा हो। मैंने उसे देखा और मैं दंग रह गई। मैंने सोचा कि अच्छा, सेठ जी मुझे इसलिए खरीद कर लाए हैं ताकि अपने पागल बेटे से मेरी शादी कर सकें, ताकि मैं पूरी ज़िंदगी इस पागल की सेवा करती रहूं, और मुझे उनके इस पागल बेटे की पूरी ज़िंदगी देखभाल करनी है। मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो पहले ही पता था कि मैं एक खरीदी हुई गुलाम हूँ। इसलिए चुपचाप मैं जाकर मंडप में बैठ गई और मैंने उस पागल लड़के से शादी कर ली। मुझे मेरी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे और आगे पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला था। मैं तो यह सोच रही थी कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा और मुझे इस नौकरानी होने से भी छुटकारा दिला देगा, अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा, और जितने भी दुख हैं जो मैंने बचपन से झेले हैं उन सब पर अपने प्यार से मरहम लगाएगा। मगर मेरी शादी एक पागल के साथ हो रही है, तो मैंने सपने सारे चकनाचूर हो गए थे। अपने दूल्हे को देखने के बाद मेरे सारे सपने टूट चुके थे, जो कि मैं शादी से पहले देखा करती थी। पागल दूल्हे को देखने के बाद तो मैंने यह सोचना भी छोड़ दिया था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, क्योंकि पागल के साथ ज़िंदगी कैसी हो सकती है, यह तो आप सोच ही सकते हैं। लड़की अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान सजाती है,
कुछ सपने देखती है। आज मेरे वह सब सपने चकनाचूर हो गए थे और मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट गई थी। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने घूंघट कर रखा था, इसलिए किसी को भी मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे थे। तभी वह औरत जिससे सेठ जी पहले बात कर रहे थे मेरे पास आई और बोली कि मेरे पति इस हवेली के मुनीम हैं और इस नाते मैं तुम्हारी सास की तरह हूँ, क्योंकि तुम्हारे पति मुझे और मुनीम जी को अपने माँ बाप की तरह मानते हैं। इसलिए हम दोनों अब तुम्हारे सास ससुर के जैसे हुए और इस नाते तुम मेरी बहू हुई। हमारे कोई औलाद नहीं है। हमने शुरू से ही रौनक बाबा को अपना बेटा समझा और हमेशा उनको ही अपने बेटे की तरह ही प्यार किया है। जब उन्होंने रौनक नाम लिया तब मुझे पता चला कि मेरे होने वाले पति का नाम रौनक है और मुनीम जी जिसे मैं इस हवेली का मालिक समझ रही थी वह इस हवेली के मालिक नहीं, दरअसल वह इस हवेली के मुनीम जी थे। मैं तो हैरान हो गई। जिन सेठ जी को मैं अपने पति का बाप समझ रही थी वह तो उनका नौकर निकला। फिर मुनीम जी की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए जो मैं तुमसे कहूँगी वह तुमको करना पड़ेगा। बहू, तुम रौनक बाबा को बहुत प्यार करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए उनकी बात का समर्थन किया और चुपचाप मंडप में बैठ गई। कुछ घंटों में ही मेरी शादी हो गई और एक पल में मैं जिंदगी भर के लिए एक नए रिश्ते में बंध गई थी। अब सच्चाई यही थी कि जिससे मैंने शादी की थी वह एक पागल था, जिसको कि मैं जानती तक नहीं थी, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं था। आज पहली बार ही उस इंसान को देख रही थी। मैंने यह बात नोटिस करी कि मेरी शादी में हर एक इंसान खुश है सिवाय मुनीम जी की बीवी के। शायद वह अपने बेटे की शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से करना चाहती होगी, लेकिन मैं तो एक अनपढ़ नौकरानी थी, इसलिए मुझसे शादी करना उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद, इसीलिए मेरी सास का मुंह बना हुआ था। शादी होने के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया। जब रात हुई तो मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं दुल्हन के लिबास में बेड पर सिमटी हुई बैठी थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक से ही दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। मेरा पति थपाक से कूदकर मेरे पास आ गया। मैं तो अचानक से डर ही गई। मेरे पति ने कहा कि दुल्हन डर गई, दुल्हन डर गई कहकर वह ताली बजाने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मेरा बाप ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। इससे अच्छा तो वह मुझे जहर ही दे देता। मैंने अपने पति को चुप कराते हुए बोला कि चुप हो जाओ, ताली नहीं बजाते, यह गलत बात है। यह तुमको किसने सिखाया है? यह सब गलत आदत होती है। मेरे पति ने बोला, दुल्हन गंदी है, दुल्हन गंदी है, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। पास में ही रखा फूलदान मेरे सर पर दे मारा। मेरे सर से थोड़ा सा खून बहने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो वह चीज़ इधर से उधर फेंकने लगा। कई चीज़ तो फेंक कर उसने मुझे ही मारी। थोड़ी ही देर में शोर सुनकर मुनीम जी और उनकी पत्नी मेरे कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही मेरा पति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, अपने पैर पटक पटक के, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। मुनीम जी ने पूछा कि मालिक जी आप क्यों रो रहे हो? मालिक जी क्या हुआ? सेठ जी की बीवी मेरे पति को गले से लगाकर कह रही थी कि मालिक जी क्या हुआ? नई बहू रानी ने आपको कुछ कहा? मैं उसकी पिटाई करूंगी। इतना कहकर वह मेरे पति को अपने गले से लगाकर चुप कराने लगी। बहुत मुश्किल से मेरा पति शांत हुआ। मैं तो परेशान हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी को पूरी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगी। तभी सेठ जी मेरे पति को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। वह जो सेठ जी की बीवी थी मुझे कहने लगी कि दुल्हन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मालिक जी को ऐसे दौरे आए दिन पड़ते ही रहते हैं और तुम उनकी किसी भी बात को ना मत किया करो, वरना वह ऐसे ही गुस्सा हो जाया करते हैं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मुनीम की बीवी ने अलमारी में से दवाई का डब्बा निकाला और मेरे माथे पर लगी चोट पर मरहम लगाने लगी और एक छोटा सा बैंडेज लगा दिया। फिर मैंने कहा, मैं तो आपको अपनी सास समझ रही थी, लेकिन आप तो, इतना कहकर मैं चुप हो गई। तब उन्होंने मुझे बताया, हम दोनों पति पत्नी रौनक बाबा के
असली माँ बाप नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। दरअसल रौनक बेटा शुरू से ऐसे नहीं थे। वह तो विदेश से पढ़कर आए थे और एक बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दरअसल रौनक बाबा शहर में एक लड़की से प्यार करते थे जो कि बड़े मालिक की दोस्त की बेटी थी। जब बड़े मालिक और लड़की के बाप को यह बात पता चली तो उन लोगों ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। शादी तय हो चुकी थी और जिस दिन बारात जा रही थी उसी दिन रौनक बाबा और उनके माँ बाप एक ही कार में सवार थे। दरअसल अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और वह एक पहाड़ी से जा टकराई। बड़े मालिक और उनकी पत्नी की तभी मौत हो गई, लेकिन रौनक बाबा बच गए। लेकिन उनको भी अंदरूनी चोट आई जो कि उनके दिमाग पर असर कर गई। ऊपर से माँ बाप की मौत हो गई। यह सदमा रौनक बाबा के लिए बहुत बड़ा था। इसी वजह से रौनक बाबा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब यह बात उनकी होने वाली बीवी को पता चली जिससे कि उनकी शादी होने वाली थी, उस लड़की ने रौनक बाबा की हालत देखने के बाद उनसे शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वह कह रही थी कि एक पागल के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी में हर सुख चाहिए और एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस पागल के साथ शादी नहीं करूँगी। इसलिए मेरे पति ने तुम्हें पसंद किया क्योंकि तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो और तुम हमेशा रौनक बाबा के साथ रहोगी। उन्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाओगी, क्योंकि ना ही तो तुम्हारी माँ है और ना ही तुम्हारे पापा। इस वजह से मेरे पति तुम्हें रौनक बाबा के लिए पसंद करके लाए हैं। मालिक साहब के दिमागी हालत खराब हो गई है और वह पागल हो गए। दरअसल रौनक बाबा के दादाजी ने उनकी वसीयत में यह लिखा था कि अगर उनकी शादी 21 साल की उम्र तक नहीं हुई तो सारी दौलत अनाथ आश्रम को चली जाएगी। इसलिए मालिक साहब के 21 साल के होने से पहले हमने उनकी शादी तुमसे करवा दी। हम चाहते तो उनकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में भी कर सकते थे, लेकिन अमीर घर की लड़की उनको किसी भी कीमत पर अपना नहीं मान सकती और ना ही उन्हें अपने पति की तरह समझेगी। इसलिए हमने उनकी शादी तुमसे करी। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई थी कि इस सेठ ने उस औरत को इतने रुपए क्यों दिए थे, क्योंकि इतने रुपए में कोई नौकरानी नहीं खरीदता। नौकरानी तो कोई 50-60 हज़ार रुपये में भी खरीद सकता है। मैं यह सब सोच ही रही थी कि इतना बोलकर वह सेठ की बीवी चली गई और बोली कि छोटी मालकिन जी, आप सो जाइए, हम सुबह आपको जगाने आ जाएंगे। तब तक मालिक साहब की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुनीम जी की पत्नी इतना कहकर चली गई, लेकिन इतनी बात सुनने के बाद नींद किसको आने वाली थी। मेरे तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात जागती रही। सुबह 5 बजे मैं उठी तो मैंने देखा कि घर की नौकरानी ने सारा काम कर दिया था और मेरे सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर दिया था। आज तक तो मैं ही नौकरानी बनकर सारे घर का काम करती थी। आज पहली बार मेरे सामने बना बनाया सब कुछ पेश किया गया था तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि पता नहीं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तक तो मैं खुद ही नौकरानी थी और आज मेरे लिए कम से कम 20 नौकरानियां हैं, मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। मेरा पति फिर से मेरे कमरे में आया और बोला, दुल्हन मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे मुनीम अंकल ने बताया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने मुनीम अंकल को वादा किया है और कहा है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तो हम दोस्त बन सकते हैं। मेरे पति ने बच्चों की तरह मुझे गले से लगा लिया और बोले, हाँ अब तुम मेरी दोस्त हो। फिर मैंने कहा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? उन्होंने कहा, नहीं, जब तक मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता तो मैं कैसे नाश्ता कर सकता था। वह एकदम बच्चों की तरह बोल रहे थे। मैंने सोचा कि यह बेचारा तो बिल्कुल निर्दोष है, इसको कुछ भी होश नहीं कि मैं इनकी कौन हूँ और किसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन जब इनको कुछ पता ही नहीं तो मैं इनको किस कसूर के लिए दोषी मानकर सजा दूँ। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। वह ताली बजाने लगा और कहने लगा, दुल्हन बहुत अच्छी है, दुल्हन बहुत अच्छी है।
फिर मैंने अपने पति को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया और खुद भी नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद वह अपने खेल खिलौनों से खेलने लगा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अगले दिन मुनीम जी से पूछा, जिन्हें मैं सेठ जी कहा करती थी। उन्होंने कहा, मालकिन, मैं सेठ जी नहीं हूँ, मैं मुनीम हूँ और सारा पैसा और व्यापार मैं ही देखता हूँ। बस यही मेरा काम है। आप मुझे सेठ जी ना कहा करें, आप मुझे मुनीम कहा करें। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे मेरे पिताजी के जैसे लगते हैं, मैं आपको बाबूजी कहा करूँगी, लेकिन मैं आपको मुनीम जी नहीं कह सकती। हंसते हुए उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा कि ठीक है, तुम मुझे बाबूजी कह लिया करो। मैंने कहा, बाबूजी, आपने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया था? तो मुनीम जी ने कहा कि मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुमसे अपने मालिक साहब की शादी करवा दी ताकि मालिक साहब को एक अच्छी बीवी मिल सके। मैंने कहा, बाबूजी, क्या आपने उनके दिमाग का इलाज नहीं कराया? तब मुनीम जी ने कहा कि बेटी, इलाज तो बहुत कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उस हादसे ने इनके दिमाग पर इतना गहरा असर डाल दिया है कि इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हमने तो हर तरह का इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, डॉक्टर ने ये ज़रूर कहा कि इन्हें प्यार और दुलार से सही किया जा सकता है। मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ कि तुम छोटे मालिक को इतना प्यार देना कि वह इस हादसे से उबर सके और वह एक नॉर्मल इंसान बन सके। इतना बोलकर वे चले गए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कैसे हो सकता है? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और क्या मेरे प्यार करने से ऐसे मालिक सही हो सकते हैं? धीरे धीरे मैंने अपने पति की बहुत ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर दी और बहुत ही प्यार और दुलार से उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। डॉक्टर से दोबारा उनका इलाज शुरू करवा दिया और धीरे धीरे उनको दवाई और प्यार के सहारे से ठीक करने की कोशिश करने लगी। मैं अपने पति को बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही प्यार देती थी और बदले में किसी तरह का भी प्यार की उम्मीद नहीं रखती थी। कई बार मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें भी मार देता था, लेकिन मैं सब सह लेती और खुशी खुशी अपने पति को ठीक करने में लगी रहती। धीरे धीरे वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब उन्होंने मुझे अपनी सब बातें बताना शुरू कर दिया और मुझे अपने खेल खिलौनों में भी अपने साथ खिलाने लग गए। बचपन में जो खेल खिलौने मुझे नहीं मिले थे, मुनीम जी और उनकी पत्नी मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे और वह शहर गए हुए थे, क्योंकि शहर में भी मेरे पति की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जिसका कि किराया आता था। उसी सिलसिले में मुनीम जी को शहर जाना पड़ता था। अब वह मेरे पति को मेरे भरोसे छोड़कर शहर चले गए। मैं निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करने में लगी रही। अब वह अपना दोस्त समझते थे और मेरे साथ में रहने पर उन्हें डर भी नहीं लगता था। लेकिन एक दिन एक नौकरानी पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरे पति को नहाना था। मेरे पति ने कहा था कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो, लेकिन उस नौकरानी ने पानी गर्म करने की मशीन का तार सही से फिट नहीं किया और जब मेरे पति बाथरूम में अंदर नहाने गए तो अचानक से ही पानी का टैंक फट गया, जिसके फटने से शायद मेरे पति को करंट लग गया था और जिसके धमाके की आवाज़ से मेरे पति बेहोश हो गए। जल्दी से मैंने करंट बंद किया और अपने पति को जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर चली गई। उन्हें छोटी मोटी चोटें भी लग गई थी। मैं तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले गई और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि हमें कुछ टेस्ट करने होंगे और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इनको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। हम पूरी तरह से चेकअप करके आपको बता देंगे कि आखिर उनकी जो चोटें हैं वह बाहरी है या अंदरूनी। कुछ घंटों के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई। मैंने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में सब कुछ सही तो है? तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं, शरीर पर कोई गंभीर चोटें नहीं हैं और थोड़ी बहुत चोटें हैं, वह भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पति से मिल सकती हैं, मुनीम जी। और मैं तुरंत ही कमरे के अंदर गए।
हमने जाकर देखा तो मेरे पति काफ़ी ठीक लग रहे थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, आप कैसे हो? तो वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगे और ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे जानते ही ना हो। उन्होंने मुनीम जी की तरफ मुँह करके कहा कि मुनीम जी, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। मुनीम जी की आंखों से आंसू बहने लगे और मुनीम जी खुशी से उन्हें अपने गले लगाते हुए बोले कि मालिक साहब, आप ठीक हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है। एक हादसे की वजह से आपकी बुद्धि बच्चों जैसी हो गई थी और दूसरे हादसे की वजह से आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। मुनीम जी की बात सुनकर मेरे पति बड़े ही हैरानी से पूछने लगे कि यह सब क्या कह रहे हो मुनीम जी? तब मुनीम जी ने कहा कि हाँ मालिक साहब, आपकी बुद्धि एकदम बच्चों जैसी हो गई थी। जब आपने अपने माँ बाप का एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा था, तब आपके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा और आप एकदम बच्चों की तरह हरकतें करने लगे और आप एकदम बच्चों की तरह हो गए थे। लेकिन जब यह गीज़र फटने वाला धमाका हुआ तो आपके दिमाग एकदम सही हो गया और आप एकदम नॉर्मल हो गए और आप पहले जैसे ही हमारे मालिक साहब हो गए। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कहते हुए मुनीम जी भगवान का शुक्र मनाने मंदिर चले गए। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो, आखिर तुम किसी से मिलने आई हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि मेरी तुम्हारी शादी हुई है? मेरे पति ने कहा, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मेरी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, समझी? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बीवी हूँ जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। इतना सुनकर मेरे पति बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कोई शादी वादी नहीं की है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे तो याद तक नहीं कि मैंने पहले तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में देखा भी है और अब तुम यह कैसी बातें कर रही हो? इतना सुनकर मेरे तो आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मेरा पहले वाला ही पति था। कम से कम वह मुझे जानता तो था, वह मुझे बच्चों की तरह लेकिन प्यार तो करता था। मैंने अपने पति के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मुनीम जी से पूछ लीजिए। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक से ही मेरे पति ने मुझे गले से लगाया और कहा कि अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। तुम तो रोने लगी। अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता और मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है वह कोई और नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी प्यार करता रहूँगा। कहकर मेरे पति ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे गले से लगाकर कहने लगे कि इस जन्म ही नहीं, अगले 7 जन्म हम हमेशा साथ साथ ही रहेंगे। तभी कमरे में डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक है मिस्टर रौनक और आप अपने घर जा सकते हैं। दरअसल आपका दिमाग 1 साल पहले बच्चों की तरह हो गया था, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। इस नॉर्मल लाइफ के लिए आप अपनी पत्नी को थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपकी बहुत सेवा की है, जिसकी वजह से ही आज आप ठीक हो पाए हो। और वह आपको सही समय पर हॉस्पिटल लेकर ना आती तो आपकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि गीज़र का धुआं आपके दिमाग पर असर कर सकता था। लेकिन उन्होंने सही समय पर आपको हॉस्पिटल में लाकर आपकी जान बचाई है। आप अपनी पत्नी को थैंक यू तो बोल ही सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे और मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने मेरा संसार बिल्कुल सही कर दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी इस कहानी को पढ़े उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।